गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जे कर्व इफ़ेक्ट के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन लॉजिकल है, ध्यान से सुनिए तो एक बार में समझ आ जाएगा। सो जे कर्व इफ़ेक्ट, इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि इंडिया में 1 किलो आलू मिलता है 35 रुपये का, मान लेते हैं, ठीक है, 35 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और 2 किलो हो गया 70 रुपये का। वही 1 किलो 35 का है तो 2 किलो 70 रुपये का होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि $1 का रेट है 70 रुपीज़, मतलब $1 खरीदने के लिए मुझे 70 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। या अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आएगा और वो $1 देगा तो उसको रिटर्न में या उसके बदले में 70 INR मिलेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया से इम्पोर्ट कराती है आलू का, वहाँ पे चिप्स बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको 70 रुपये में कितने आलू मिलते हैं? 2 किलो आलू मिलते हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में रेट क्या था? 35 रुपये पर किलो, और 2 किलो का रेट हुआ 70 रुपये, तो वो $1 देती है और 2 किलो आलू अपने पास मंगा लेती है, ठीक है। मान लीजिए अब जो हमारी इंडियन करेंसी है वो डेप्रीशिएट कर गई, मतलब $1 अब हो गया 72 रुपीज़ का। तो इससे क्या होगा, जो अमेरिकन कंपनी है अब अगर $1 देगी तो उसको रिटर्न में मिलेंगे 72 रुपये, मतलब 72 रुपीज़। या फिर अगर हम देखें कि अगर इंडियन को $1 खरीदना है तो पहले उसको 70 रुपये देता था तो $1 मिल जाता था, अब उसको 72 रुपये खर्च करने पड़ते हैं तो $1 मिलता है। तो अमेरिकन कंपनी के लिए तो फ़ायदा हो गया ना, जहाँ उसको $1 के बदले पहले 70 रुपये मिलते थे, मतलब 2 किलो आलू मिलते थे, अब अगर वो $1 देगा तो उसको 2 किलो से तो ज़्यादा ही आलू मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 किलो आलू तो 70 रुपये में आ जाते थे, और अब क्या है कि 72 रुपये में 2 किलो से तो ज़्यादा आलू आएंगे। मान लीजिए आ गए 2.02 kgs, ठीक है। तो अगर आप इंडिया के एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले अगर अमेरिका 2 किलो आलू इंपोर्ट करती थी तो अब वो 2.02 kgs इंपोर्ट करती है। ये तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने आपको एग्जांपल समझाया है ताकि आपको समझ आ पाए। अगर हम इसको बड़े स्केल पे देखें तो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब उसकी करेंसी डेप्रीशिएट करेगी तो। सो ये एक बहुत नॉमिनल सी बात है कि जब भी किसी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है डेप्रीशिएट करती है तो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और उनके एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि पहले जब वो 2 किलो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वो 2.02 kgs एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो जे कर्व इफेक्ट है ना, वो ये कहता है कि दिस रेफर्स टू अ फिनोमेना वेयर इन द ट्रेड बैलेंस ऑफ अ कंट्री वर्सन्स फॉलोइंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी बिफोर इट इम्प्रूव्स। भाई अब हम जब एक्सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत सारा फॉरेन करेंसी आ रहा था, तो मतलब ट्रेड बैलेंस हमारा फेवरेबल हो रहा था, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे इम्पोर्ट से, राइट। तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस होगा वो फेवरेबल होगा। लेकिन जे कर्व इफेक्ट ये कहता है कि अगर जब करेंसी किसी कंट्री की डेप्रिशिएट करती है तो ऐसा होता है कि पहले जो उसका ट्रेड बैलेंस होता है वो वर्स हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है अच्छा होने से पहले। इट वर्सन्स फॉलोइंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी बिफोर इट इम्प्रूव्स। वही एंड रिजल्ट तो ये है कि वो इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि जैसी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उसके एक्सपोर्ट्स के लेवल बढ़ जाएंगे, बट बीच में कुछ एक ऐसा टाइम आएगा जब वो डिटोरेट होगा कंट्री का ट्रेड बैलेंस या वर्सन हो जाएगा। Any depreciation in the value of currency is expected to improve the economy's overall trade balance by encouraging exports and discouraging imports। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। भाई जैसी करेंसी डेप्रिशिएट करी तो अमेरिकन्स ज़्यादा मंगाएंगे यहाँ से, क्योंकि आलू सस्ता होने लग गया ना उनके लिए। पहले $1 में 2 किलो आलू आता था, अब $1 में 2 किलो से ज़्यादा आलू आता है, तो वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। उन्हें होगा ना कि भाई सस्ता मिल रहा है आलू तो ज़्यादा खरीद लो। हमारी भी तो ये टेंडेंसी होती है, जब सेल लगती है तो हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं ना मार्केट से। ऐसे ही अमेरिकन्स के लिए क्या हुआ, आलू सस्ता हो गया, उन्होंने सोचा और मंगाओ, तो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इम्पोर्ट घट रहा है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टर्स के लिए ये नुकसानदायक सिचुएशन होती है। अब जे कर्व इफेक्ट को हम 2 सिचुएशन में पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म सिचुएशन, जब जे कर्व में कहा गया है कि पहले जो सिचुएशन होती है वो वर्सन होती है, और लॉन्ग टर्म जिसमें सिचुएशन अच्छी होती है। तो पहले टर्म इफेक्ट क्या आता है, जब किसी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट करती है। इन द शॉर्ट टर्म
A fall in the price of exports will only cause a small percentage rise in quantity demanded. शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जब प्राइस नीचे गिरेगा या करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो बहुत थोड़ा सा चेंज ही आएगा एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो पहले 2 kg था, अब 2.02 kg है, तो थोड़ा सा इफेक्ट आया अगर आप देख रहे हैं. तो करेंसी डेप्रिशिएट होने से एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो आया कि एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन बहुत थोड़े से प्राइस से. इंपोर्ट पे क्या फ़र्क आएगा, ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा ही प्राइस फ्लक्चुएट हुआ तो आप इंपोर्ट करना बंद कर दोगे. नहीं, आप कंटिन्यू इंपोर्ट करते रहोगे. जब आप कंटिन्यूस इंपोर्ट करते रहोगे इंक्रीज प्राइस पे भी, तो उससे क्या होगा, आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो सफ़र करेगा, आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो सफ़र करेंगे. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्चुअली राइजेस. वैल्यू ऑफ इंपोर्ट राइज हो गई ना. देयरफॉर इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक फॉलोइंग अ डेप्रिसिएशन वी एक्चुअली गेट अ वर्सनिंग ऑफ द करंट अकाउंट. एक एक करके टर्म को समझते हैं. डिमांड इन इलास्टिक कब होती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि प्राइस ऊपर या नीचे हो, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि नमक होता है, अब उसका प्राइस बढ़े या घटे आप फिर भी नमक तो खरीदोगे ही ना. ऐसे थोड़ी नमक डालना छोड़ दोगे सब्जी में. तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हम, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड को हम इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, जिसके प्राइस घटने या बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांड पे फ़र्क नहीं आता. तो क्या होगा, जब हम इंपोर्ट कर रहे थे थोड़ा सा चेंज होगा प्राइस में, अगर वो गुड्स इनइलास्टिक हैं तो उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा इंपोर्ट बिल ज़रूर बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो हम एक्सपोर्ट से कमा रहे थे. तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में तो क्या आया, आपका जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू आपके जो एक्सपोर्ट से आप रेवेन्यू कमा रहे थे. तो यहाँ पे एक बार ग्राफ भी समझ लेते हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं इन ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब उनके प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे फ़र्क नहीं आता. फॉर एग्जांपल नमक. अब यहाँ हम देखो, तो अगर जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो है 10 रुपीज़ से इंक्रीज़ होके 14 हो गया, मतलब 40% इंक्रीज़ हो गया. तो 10 रुपीज़ पे हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 88 यूनिट्स, ठीक है. और 14 रुपीज़ पे हम कितना कर रहे हैं डिमांड, 80 यूनिट्स. तो एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज़ इन प्राइस, मतलब प्राइस में इंक्रीज़ तो 40% हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में जो डिडक्शन हुआ है वो सिर्फ 10% से हुआ. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनइलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस इंक्रीज़ होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्वांटिटी डिमांडेड में. तो 40% यहाँ प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यूनिट्स डिमांड जो जितनी लेस हो रही है, 88 से सिर्फ 80 हुआ. यहाँ पे सिर्फ 10% का चेंज आ रहा है. तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो ये होता है जब किसी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट करती है. तो चलते हैं लॉन्ग इफेक्ट पे. लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, इन द लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विल टेंड टू बिकम मोर प्राइस इलास्टिक. भाई हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे प्राइस के मूवमेंट को लेके. Therefore, a fall in the price of exports will cause a bigger percentage rise in quantity demanded. भाई बहुत ज़्यादा करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है, तो लॉन्ग टर्म में पहले अगर अमेरिका ही अगर यहाँ से अगर इंपोर्ट कर रही थी आलू चिप्स बनाने के लिए, हो सकता है कल को यूरोपियन यूनियन है उनको भी पता चले कि भाई इंडिया में करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से आलू बहुत सस्ते पड़ रहे हैं. हो सकता है यूरोपियन यूनियन भी जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं हमसे मंगाने लग जाएं. तो लॉन्ग टर्म में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे एंड देयरफॉर वी गेट अ बिगर राइज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स. क्यों, पहले हम सिर्फ अमेरिका में कर रहे थे, अब यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो भी हमसे मंगाने लग गई, तो हमारी जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ गई. व्हेन डिमांड इज इलास्टिक the value exports rises and we get an improvement in the current account position. क्यों, क्योंकि export हम ज़्यादा करने लग गए as compared to imports. Also, if the demand for imports is price elastic, then there will be a bigger percentage fall in demands for import. अगर आपकी जो डिमांड है वो प्राइस इलास्टिक है, मतलब प्राइस में चेंज होने से अगर आप क्वांटिटी डिमांड चेंज करते हो अपनी, तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा. अब अगर आप पहले बाहर से नमक इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब नमक तो डालना ही है, डिमांड इनइलास्टिक है, नमक महंगा हो या सस्ता हो आपको डालना ही पड़ेगा, डालोगे ही आप अपनी सब्जी में. लेकिन हम कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका जो प्राइस है वो इलास्टिक है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई इंपोर्टेड गाड़ी है, ठीक है, पहले अगर वो इंडिया में 10 लाख रुपए की पड़ रही थी, अब ये कोई बहुत नेसेसिटी नहीं है, जैसे नमक तो नेसेसिटी है सब्जी में डालना, कोई ये फॉरेन गाड़ी नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी लग्जरी है.
तो अगर अब इसका प्राइस अचानक से 14 लाख हो गया अगर करेंसी डेप्रिशिएट करने से की वजह से, क्या आप इसको खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो प्राइस इलास्टिक है। प्राइस चेंज होगा तो आपकी डिमांड भी चेंज होगी। देन देयर विल बी अ बिगर परसेंटेज फॉल इन डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। तो लॉन्ग टर्म में जब प्राइस इलास्टिक होता है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं इम्पोर्ट्स के कंपैरिजन में, और कंट्री को फ़ायदा होने लगता है। इन दिस केस द टोटल स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट स्टार्ट्स टू फॉल, और कंट्री का जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवरेबल हो जाता है, मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। इसको भी हम एक बार ग्राफ पे देखेंगे कैसे। देखिए, पहले प्राइस था 65, ठीक,